तो पिछले चैप्टर में हम लोग अभी देख कर आ रहे हैं पूरा नाविकान धारणी अध्याय, और आपने अच्छे से याद कर लिया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं नाविकान धारणी अध्याय में जो ज़रूरी हैं आपके लिए, जिनको याद करने के बाद आप चैप्टर में आगे प्रोसीड कर सकते हो, है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं बुक के साथ कि मेन क्या क्या लक्षण है और क्या चिकित्सा होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले एक दो पॉइंट है जो आपको जान लेने चाहिए, जैसे वाग्भट के बारे में। आचार्य वाग्भट ने कुछ चीज़ें अलग बताई हैं, तो उनको आप समझ लो। एक तो मन्यस्तंभ, शवथु और अश्रु, इनका वेग धारण करने पर होता है। मन्यस्तंभ, शवथु और अश्रु, इनका वेग धारण करने पर आपको लक्षण मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने अंग भंग एक लक्षण दिया है, अंग भंग, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये मिलता है आपको मूत्र, शुक्र और क्षुधा, इनका वेग धारण करने पर। पीछे आपने चरक में देखा था, तो वहाँ पर आपने देखा था अंगमर्द में हमने याद किया था त्रयोपस्तंभ, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, यानी आहार यानी भूख, क्षुधा निद्रा, और ब्रह्मचर्य यानी कि हमने देखा था शुक्र का वेग धारण करने से। यहाँ देख पा रहे हो शुक्र है, क्षुधा भी है, लेकिन मूत्र है, निद्रा की जगह यहाँ पर मूत्र है, बस इतना ध्यान रखना। और वर्ड यूज़ किया अंगभंग, कि अंगभंग कहाँ लक्षण मिलता है, तो मूत्र, शुक्र और क्षुधा में। एक क्वेश्चन आता है आचार्य वाग्भट के अनुसार कुल वेगों की संख्या कितनी है। तो आपकी गाइड में गोविंद पारीक में थोड़ा गलत दिया हुआ है, तो उसको ठीक कर लेना। तो जो वेग है वाग्भट के अनुसार 13 प्लस कास, तो उन्होंने कास अलग से बताया है, 13 वेग वैसे ही हैं चरक जैसे, प्लस एक कास वेग के बारे में भी लिखा है उन्होंने। तो उनके कुल वेग जो है आप 14 याद कर सकते हो, 14, 13 प्लस कास, इस तरह करके, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब वन बाय वन हम देखेंगे किस वेग को धारण करने पे क्या होता है और उसकी चिकित्सा में क्या करना चाहिए मेनली। तो मूत्र वेग धारण करने पे क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी टेबल में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अब हम मेनली चिकित्सा की बात करते हैं। चलो, तो श्लोक नंबर देखोगे, श्लोक नंबर 7, मूत्र वेग को धारण करने की क्या चिकित्सा होती है। तो सर्पिश्चा अपीडकम त्रिविध बस्ती कर्म चा, तो तीनों प्रकार की बस्ती, त्रिविध बस्ती कर्म। तो यहाँ पर नाम लिख रखे हैं इन्होंने, अनुवासन, निरु और उत्तर बस्ती। साथ साथ सर्पिश्चा अवपीडकम, यानी अवपीड सर्पी लेना है। क्वेश्चन आ चुका है व्हाट इज अवपीड सर्पी। तो घृत की उत्तम मात्रा भोजन की स्टार्टिंग में और भोजन के लास्ट में, तो भोजन के आदि और भोजन के अंत में घृत की प्रधान मात्रा या उत्तम मात्रा वो कहलाती है सर्पिश्चा अवपीडकम। नेक्स्ट देखेंगे पुरुष वेग धारण करने पर, श्लोक नंबर 8 आपकी बुक्स के अंदर। तो यहाँ पहले तो देख पा रहे हो क्या क्या होता है। तो शिराशूल पढ़ चुके हम, ये मूत्र पुरुष शब्दों मैंने आपको बताए थे। वातवर चा परिवर्तनम, पिंडिका उद्वेष्टन लिखा हुआ है यहाँ पर, पिंडलियों में दर्द होता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ध्यान रखोगे। पिंडिका उद्वेष्टन। चिकित्सा में बात कर लेते हैं, तो वर्ती प्रयोग कराने को कहा है, सपोजिटरी जो लगाई जाती हैं स्टूल पास कराने के लिए, छोटे बच्चों को भी आपने देखी होंगी, है ना, जैसे ग्लिसरीन की लगाते हो आप छोटे बच्चों के अंदर। इसके अलावा बस्ती कर्म लिखा हुआ है, तो बस्ती तो होती है मल को निकालने के लिए। मैंने इनेमा की हमेशा बात की है कि लेबर पेन से पहले महिलाओं को इनेमा लगाया जाता है, वो इसीलिए लगाया जाता है, कहीं ना कहीं बस्ती का ही स्वरूप है। प्रमाथी अनपान, इस तरह का अनपान जो कोष में चिपके हुए मलों को बाहर निकाल दे। तो इसके एग्जाम्पल में शारंगधर ने मरीच और वचा बताए हुए हैं, तो वो वीडियोस में ऐड कर दे रहा हूँ। शारंगधर की दीपन पाचन, तो वो भी आप आज देख लोगे। शारंगधर के दीपन पाचन द्रव्य सा उदाहरण, वो आपको आज ही देखने हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, आप भले ही रिलैक्स हो कि हाँ चलो धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे, जैसे वीडियोस आते रहेंगे, या फिर हम आज कवर नहीं करते कल कर लेंगे, वो चीज़ सोच तो ठीक है, कर सकते हो, लेकिन अगर सेम डे नहीं कवर करोगे तो ज़रा मेरे हाथों को देखो। अगर मैं ऐसे बहुत सारे अपने हाथ फैला दूंगा ना, तो फाइनली क्या होगा, अपने हाथों को शायद मैं एंड में मिला ना पाऊँ, है ना, इतना शायद प्रेशर ना लगा पाऊँ, आप खुद महसूस करोगे इस बात को। तो ध्यान रखना है, इतना ही रखना है कि उसको अच्छे से कंप्रेस कर सको, अच्छे से होल्ड कर सको, अच्छे से ग्रिप कर सको। तो सिलेबस को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा लोगे कि बाद में आपके लिए वो एक परेशानी बन जाए और आप उसको कम टाइम में पूरा ना पढ़ पाओ, है ना, ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो शुरुआत से ही अगर मैंने आज कोई वीडियो अपलोड किया, कोशिश करो उसको सेम डे फिनिश करो। हाँ ठीक है, किसी किसी दिन 3, 4, 5 वीडियो अपलोड हो जाते हैं, उस कंडीशन में थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, उसको धीरे धीरे खत्म कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन मिनिमम अपना 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर पर डे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्योंकि जो मैं यहाँ 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ते पढ़ते उसको 5-6 घंटे लग जाएंगे, अगर पहली बार पढ़ रहे हो। अगर सच में जिस तरह पढ़ना चाहिए क्रैश कोर्स में वैसे पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी है, तब तो ठीक है, मेरे साथ ही कवर कर लोगे। आगे चलते हैं, शुक्र वेग रोध, यानी शुक्र वेग को रोकने पर क्या क्या होता है और उसकी क्या चिकित्सा है। तो श्लोक नंबर 10 है ये, शुक्र वेग को रोकने पर। तो देख लो, अंगमर्द, विबद्ध मूत्रता कॉमन चीज़ें हैं। चिकित्सा में मदिरा, चरणायुधा, चरणायुधा यानी मुर्गा, मैंने पहले भी आपसे कहा है, ताम्र चूड़ा जिसको बोला जाता है, कुक्कुट भी बोला जाता है, इसका प्रयोग बताया है। निरुबस्ती और मैथुन कर्म। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो कि जो वेग आपने रोका है
उसकी वजह से जो सिम्टम आ रहे हैं उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले उस वेग को प्रवृत्त कराना पड़ेगा। मतलब अगर शुक्र का वेग रोका गया है तो उसको प्रवृत्त कराना है, निद्रा नहीं ली गई तो निद्रा लेनी है, वमन रोका गया है तो वमन को करा दो। तो ये बेसिक चिकित्सा का रूल है। इसके अलावा बाकी चीज़ें मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, देखते हैं आगे। तो शुक्रवेग रोध में अंगमर्द, विबद्ध मूत्रता, चिकित्सा में मदिरा, चरणायुधा, निरूबस्ती और मैथुन कर्म, ये सब बताए गए हैं। नेक्स्ट है अपान वेग धारण। तो सारी चीज़ें आप जानते हो कि खास लक्षण है नहीं वहाँ पर, इतना ध्यान रखना विड़ मूत्र वात तीनों रुक जाते हैं। और चिकित्सा में स्नेहन, स्वेदन, वर्ती का प्रयोग और वाथर चिकित्साएं सारी, कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ वमन वेग धारण। तो वमन के वेग को रोकने से याद रखोगे, एक तो कुष्ठ होता है, वमन वेग रोकने से कुष्ठ और ज्वर दोनों याद रखो, और पांडु भी याद रख लो, बल्कि तीनों चीज़ें होती हैं। चिकित्सा में भुक्त्वा प्रच्छर्दनम बहुत ज़रूरी है कि भोजन कराने के बाद पेशेंट को वमन करा देना है, तो भुक्त्वा प्रच्छर्दनम। इसके अलावा रक्तमोक्षण कराने को भी आया है यहाँ पर, विरेचन कराने को भी आया है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लगता नहीं है कि आमज कंडीशन में चिकित्सा कराओगे मतलब। तो भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, विरेचन, रक्तमोक्षण, रूख स्तनपान और व्यायाम, ये सारी चिकित्साएं हैं, लेकिन याद क्या रखनी है, भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, विरेचनम और रक्तमोक्षण। आगे चलते हैं शवथु यानी छींक का वेग रोकना। तो मन्यास्तंभ, शिराशूल, अर्धित, अर्धावभेदक, ये सारे लक्षण आते हैं। मन्यास्तंभ स्पेशली ध्यान रखोगे, अर्धावभेदक स्पेशली ध्यान रखोगे, जो माइग्रेन के साथ रिलेट करते हैं अर्धावभेदक को। अच्छा, अर्धावभेदक अपने आप में एक चीज़ ज़रूरी है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस डिजीज़ की वजह से हमारी इंद्रियों का वध हो जाता है, इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। तो ध्यान रखना, अर्धावभेदक के कॉम्प्लिकेशंस में बताया हुआ है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको जब शिरोरोग पढ़ेंगे हम लोग। तो अर्धावभेदक, इसमें इंद्रियां जो हैं उनका वध हो जाता है, इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं जब ये रोग ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ में शवथु के अंदर ये लक्षण मिल रहा है, अर्धावभेदक भी और मन्यास्तंभ भी, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बाकी आपको याद है, पीछे पढ़ के जो आए हो। चिकित्सा देख लो, वाथर चिकित्सा और घृतम चा उत्तर भक्तिकम, यानी भोजन खिलाने के बाद आपको घृतपान कराना है। कब? शवथु वेग धारण में। पीछे मूत्र वेग धारण में आपने देखा था, तो वहाँ पर इस तरह का था कि अवपीड सर्पी का प्रयोग करा रहे थे, यानी भोजन के पहले और भोजन के बाद में घृत की उत्तम मात्रा का प्रयोग करा रहे थे। और यहाँ देख पा रहे हो आप शब्दों में घृतम चा उत्तर भक्तिकम, तो बिल्कुल ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है उद्गार। कुछ खास नहीं है उद्गार में, चिकित्सा हिक्का के समान करते हैं, बस इतना ध्यान रखो। जरंभा आ जाओ, जरंभा में भी कुछ खास नहीं है, चिकित्सा वाताग्न है। शुद्धा वेग धारण, तो शुद्धा में अंगमर्द, तो आपको याद ही है अंगमर्द कहाँ कहाँ मिलता है, मैंने कहा था आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य यानी शुक्र वाले में, तीनों में मिलता है। प्लस भ्रम और वैवर्ण्य, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है। भ्रम मिलता है और वैवर्ण्य मिलता है। बुक में अगर देख रहे हो तो श्लोक अपने आप आगे बढ़ते जाना, उसी क्रम में बोल रहा हूँ मैं जैसे बुक में लिखे हुए हैं। तो शुद्धा वेग धारण पर आपको अंगमर्द, वैवर्ण्य, भ्रम, अरुचि, भ्रम और वैवर्ण्य बहुत ज़रूरी है। चिकित्सा में स्निग्ध उष्ण लघु भोजन कोई ज़रूरी नहीं है। आगे चलो, पिपासा वेग धारण। तो पिपासा वेग धारण में बाधिर्य, हृदय व्यथा और श्रमसाद, तो श्रमसाद तो पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। बाधिर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल याद रखोगे। पिपासा के वेग को रोकने पर बाधिर्य हो जाता है। चिकित्सा क्या करनी है? शीत तर्पण, यानी शीतल चीज़ें दोगे और तर्पण कराओगे, मतलब ठंडा पानी, सीधा समझ लो। आगे चलते हैं वाष्प वेग धारण, यानी कि अश्रु का वेग रोकने पर तो क्या हो जाता है? प्रतिशय, अक्षी रोग, हृदय रोग, भ्रम, अरुचि। तो भ्रम यहाँ भी हो रहा है, तो भ्रम बिल्कुल ध्यान रखना। वाष्प में है और पीछे शुद्धा में देखा हम लोगों ने, है ना। चिकित्सा क्या है? स्वप्नो मध्यम प्रिय कथा, व्यक्ति को सुला दो, अल्कोहल पीने को दिया हुआ है मध्यम, और प्रिय कथाएं सुनानी है। क्यों? व्यक्ति रो रहा है, दुख में है। रोने वाले लोग अक्सर देखा होगा अल्कोहल वगैरह लेते हैं, कहते हैं मैं इसीलिए पीता हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। खैर, जब सुख में होते हैं, खुश होते हैं, तब भी पीते हैं वो लोग, है ना, वो अलग बात है, लेकिन बहाना तो उनका यही होता है। नेक्स्ट चलोगे निद्रा वेग धारण करना। तो निद्रा वेग धारण में जरंभा, अंगमर्द, तंद्रा और अक्षी गौरव, कोई खास नहीं। जरंभा याद कर सकते हो, समझ आ रहा होगा, निद्रा का वेग धारण करने पे जरंभा आएगी। चिकित्सा में स्वप्नम संवहनानि, यानी सुला देना है, और संवहन यानी अंगों को दबाना। अपने पेरेंट्स को सोचो कभी कि वो थके हारे जब आते हैं, उनको नींद आ रही होती है और कई बार सो नहीं पाते हैं, काम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो बच्चों से कहते हैं, छोटे बच्चों से घर में, कि मेरे हाथ पैर दबा दो, है ना। पहले ये कल्चर बहुत ज़्यादा था, आजकल तो खत्म है लगभग। आजकल तो बच्चों पे टाइम ही नहीं है पेरेंट्स के लिए, लेकिन पहले ये चीज़ बहुत कॉमन थी कि पेरेंट्स के हाथ पैर दबाना जब वो थके हारे आए तो, और वो सो जाते थे तो उनको आराम मिलता था। नेक्स्ट है श्रमजन्य निश्वास का वेग धारण करने से, यानी आप थक कर आए हो, अभी कई बार करते हैं ना, जिम करने जाते हैं बहुत से लोग, और वहाँ पर ऐसा शो ऑफ करते हैं कि मैं थका ही नहीं हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। उससे क्या हो जाता है, गुल्म और हृदय रोग, गुल्म और हृदय रोग। चिकित्सा में विश्राम कराओ और वातग्नि क्रियाएं उनका प्रयोग करो, जो भी चिकित्साएं वात को दूर करती हैं। आगे चलते हैं धारणीय वेग। तो अब तक आपने जो पढ़े ये थे अधारणीय वेग, जिनकी संख्या थी 13 और वाग्भट के अनुसार संख्या थी 14, 13 प्लस कास, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं हम लोग धारणीय वेग। तो धारणीय वेग होते हैं 3, कायिक, वाचिक और मानसिक। वो जो आप करते हो, वो जो आप बोलते हो, और वो जो आप मन में धारण करते हो अपने वेग कुछ, है ना। तो कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 हैं आपके जिन वेगों को आपको धारण करना चाहिए। तो ये है आपका श्लोक नंबर 26, 26 नंबर श्लोक है आपकी बुक्स के अंदर। एक श्लोक का रेफरेंस यहाँ याद रखना, काले हितम मितम ब्रूयात। तो पूछा जाता है किसने कहा है कि काल आने पर बोलना चाहिए, सही टाइम पर, हितकारी बोलना चाहिए, और मितम कम बोलना चाहिए। ऐसा अष्टांग हृदय कहते हैं। सूत्र 2 का रेफरेंस है, इतना ध्यान रखोगे, अष्टांग हृदय सूत्र 2। आगे चलोगे, इस चैप्टर में व्यायाम के बारे में बताया हुआ है श्लोक नंबर 31 से श्लोक नंबर 31, यहाँ से व्यायाम के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको व्यायाम के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तो पहले तो श्लोक ही देख लोगे, श्लोक नंबर 31, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याताम मात्रयाताम समाचरित। यानी शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी। तो व्यायाम क्या होता है, जो हमारे शरीर में स्थिरता बढ़ाए और हमारे बल को बढ़ाए, वो होता है व्यायाम। लेकिन इसका प्रयोग मात्रापूर्वक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने बल से बहुत ज़्यादा आप करने लगे एक्सरसाइज, ठीक है। सुश्रुत लिखते हैं चिकित्सा 24 के अंदर, शरीर आयास जंगम कर्म व्यायाम संज्ञातम। यानी वो सारी क्रियाएं जो शरीर में थकावट उत्पन्न कर दें, उनको हम बोलते हैं व्यायाम। व्यायाम कितनी मात्रा में करना चाहिए, ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अपने आधे बल से, हृदय स्थित वायु मुख से बाहर आने लगे, कहने का मतलब आपका श्वास चढ़ने लगे, तब तक आपको व्यायाम करना है। कक्षा, ललाट, नासा, हस्तपाद आदि अंगों पर स्वेद दिखाई देने लगे, यानी स्वेटिंग होने लगे, आपको स्वेटिंग हो रही है आपके माथे पर, फोरहेड पर, आपके एक्सिलर रीजन के अंदर, कक्षा में, है ना। तो कक्षा, ललाट, नासा, हस्तपाद आदि अंगों पर स्वेद दिखाई दे। और मुख शोष, मुख सूखने लगे, प्यास लगने लगे, क्योंकि बहुत मेहनत कर चुके हो, बहुत पसीना बहा चुके हो। लाभ क्या होते हैं इसके, कोई खास नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ कि स्थिरता और बल को बढ़ाने वाला है। आगे चलते हैं, अधिक व्यायाम से क्या हो जाता है, तो याद रखना थोड़ा सा, छर्दी लिखा हुआ है, कास, ज्वर, छर्दी, थोड़ा सा माइंड में रखोगे, बहुत ज़रूरी नहीं है। तुलना की गई है गजम सिंह इव आकर्षण सहसा सा विनश्यति, कि अगर आप अपने बल से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसी तरह नष्ट हो जाओगे। जैसे एक हाथी अगर शेर को खींचने की कोशिश करने लगे, एक शेर अगर हाथी को खींचने की कोशिश करने लगे, क्योंकि हाथी साइज़ में बहुत बड़ा होता है, भले ही आप शेर हो, लेकिन ऐसी फालतू वाली कोशिश नहीं करोगे जो आपके बल से बाहर की बात है ना। तो उतना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, एक लिमिट के अंदर ही करनी है, वही बेहतर होता है। आगे है हमारा हित अहित अहित क्रम, तो उसको पादांशिक क्रम भी बोलते हैं। इसमें बेसिक चीज़ आपको इतना ध्यान रखनी है कि धीरे धीरे जो अपथ्य है उसको आप छोड़ते रहोगे और जो पथ्य है उसकी ओर जाओगे। अगर आप अपथ्य का सेवन कर रहे हो या फिर आप जो अभी सेवन कर रहे हो, तो अगली ऋतु में वो चीज़ आपके लिए पथ्य नहीं रहेगी, तो फाइनली आपको ये छोड़ना पड़ेगा और जो नई चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे लेना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्रम क्या होता है, तो वो भी इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि 7 दिन का आप टोटल मान सकते हो कि हमको अहित छोड़ना है और हितकारी आहार के ऊपर आना है। तो मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट डे क्या होगा, सपोज करो आपने खाने के 4 हिस्से कर लिए, आप तक 4 हिस्से ले रहे थे अहित आहार के, तो अब क्या करो, एक हिस्सा आज से कम कर दो अहित आहार का, तो 3 हिस्से रखो आप अहित आहार के और ये एक हिस्सा रखो हित आहार का, जो आपको करना चाहिए, ठीक है। अभी सेकंड और थर्ड डे क्या किया इन्होंने, ये 2 हिस्से कर दिए हितकारी आहार के और 2 हिस्से रहने दिए अहित आहार के, तो 2 और 2। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 4, 5 और 6 दिन पर, यहाँ पर क्या किया, अब 3 हिस्से कर दिए हितकारी आहार के और ये सिर्फ एक हिस्सा रखा अहित आहार का, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 7 डे, जो 7th दिन है लास्ट डे हमारा, उस दिन 4 के 4 हिस्से पथ्य के कर लिए। तो कहने का मतलब कुल 7 दिन लगे इस पादांशिक क्रम में, या फिर अहित को छोड़ने में और हितकारी को शुरू करने में। आगे देखते हैं, सुश्रुत चिकित्सा 24 में लिखा हुआ है, न चा अस्ति सादृशम तेन किंचित स्थूल्या अपकर्षणम, यानी स्थूलता को हरने में व्यायाम के समान और कुछ नहीं है। याद रखना, अगर स्थूलता दूर करनी है तो व्यायाम करना ही पड़ेगा, कितनी मेडिसिन खाते रहो, ओरली स्टेट वगैरह लोग लेते हैं, तो फाइनली जैसे ही छोड़ते हैं दोबारा से वेट बढ़ने लगता है। दूसरा, शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, आप जानते हो बहुत सारे विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, तो बॉडी को जो फैट ही नहीं मिलेगा वो मेडिसिन लेने से, तो फिर धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर विटामिन की कमी होने लगती है। तो एक बीमारी कम करने के लिए आप मेडिसिन शुरू करोगे और बहुत सारी दूसरी बीमारियां शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो
चलो विटामिन की बात हुई तो दो बातें बता देता हूँ मैं आपको। एक है विटामिन B3 की कमी की वजह से पेलेग्रा नामक रोग होता है, B3 की कमी से पेलेग्रा। लक्षण क्या है इसके? 3D हम याद करते हैं, 3D कौन कौन से होते हैं? डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया। डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया। यही याद रखोगे 9D जुड़ा हुआ है धतूरा के साथ। धतूरा में 9D साइन मिलता है, वो याद नहीं करेंगे, 9 चीज़ें होती हैं, फिलहाल इतना याद रखो 9D विद धतूरा। इसके अलावा एक हम पढ़ते हैं बिटोट स्पॉट, किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? आंखों में आपको जो वाइट पार्ट है यहाँ पर दिखाई देंगे स्पॉट्स, तो वो होता है विटामिन ए की कमी की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से, है ना, जिसकी कमी की वजह से हमको नाइट ब्लाइंडनेस या फिर नक्तांध्यता बोलते हैं, वो चीज़ दिखाई देती है। आगे चलेंगे, लिखा है क्रम से अगर आप अहितकर आहार छोड़ते हो, हितकर आहार शुरू करते हो तो इसका फ़ायदा क्या होता है? दोषों का अपुनर्भव, दोष दोबारा से उत्पन्न नहीं होते, और जो आपने गुण शरीर के अंदर उत्पन्न किए हैं धीरे धीरे करके वो अप्रकंप्य होते हैं, यानी लंबे समय तक आपके शरीर में बने रहते हैं, अप्रकंप्य। नेक्स्ट आ जाओ, प्रकृति कितनी होती है? तो रेफरेंस थोड़ा सा याद रखोगे, चरक सूत्र 7 और चरक विमान 6, प्रकृति 4 प्रकार की बताई गई, ठीक है। वीपी केस जो आप पढ़ते हो नॉर्मल, वात पित्त कफ सन्निपातज। चरक विमान 8, प्रकृति 7 बताई गई। 7 कैसे? 3 हो गई एक दोषज वातज पित्तज कफज, 3 हो गई द्विदोषज वात पित्त वात कफ और पित्त कफ, और 1 हो गई लास्ट में सन्निपातज। एक क्वेश्चन आता है, आचार्य वाग्भट ने कहा है निंदनीय द्विदोषजा, तो बिल्कुल ध्यान रखोगे द्विदोषज प्रकृति जो है वो निंदित मानी गई है, और पूछा जाए सबसे श्रेष्ठ प्रकृति कौन सी है, तो जाहिर सी बात है समयोग, यहाँ पर सम प्रकृति मतलब जहाँ पर वात पित्त कफ तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में है। फिर भी अगर आपसे पूछे कि वात पित्त कफ के अंदर श्रेष्ठ प्रकृति कौन सी है, तो वो होती है कफज प्रकृति। इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से किस प्रकृति की उत्पत्ति सत्व प्रधान है, सत्व की वजह से हुई है, तो वो होता है हमारा कफ दोष। तो बिल्कुल ध्यान रखोगे कफज प्रकृति सत्व गुण उत्पन्ना, ऐसा वर्ड हमको मिलता है, सत्व गुण से उत्पन्न होती है कफज प्रकृति, ठीक है। और निंदनीय द्विदोषजा नाम सबसे अच्छी है सम प्रकृति। आगे देखते हैं, चरक की अगर हम बात करें, चरक ने शारीर 4 में मानस प्रकृति बताई है 16, चरक शारीर 4 वहाँ पर 16 मानस प्रकृति बताई है, 7, 6, 3 क्रमशः सत्व रज और तम की वजह से, 7, 6 और 3 सत्व रज और तम की वजह से। आचार्य काश्यप ने यहाँ पर भी थोड़ा सा झोल कर दिया, उन्होंने क्या किया, प्रकृति की संख्या 16 से 18 कर दी, ये मानस प्रकृतियाँ 16 से 18 कर दी। कैसे? एक बढ़ा दी सत्व वाले में, एक बढ़ा दी रज वाले में, ठीक है। तो प्रजापत्य सत्व बढ़ाया है और दूसरे में यक्ष सत्व बढ़ाया है, तो इस तरह से 18 हो जाती हैं टोटल, याद रखना आचार्य काश्यप के अनुसार। अगर हम सार की बात भी करें तो बाकी सभी के सार जो होते हैं वो 8 होते हैं, मतलब चरक के भी और सुश्रुत के भी, लेकिन आचार्य काश्यप ने सार भी 9 माने हैं, इन्होंने एक ओज सार एक्स्ट्रा माना है, तो याद रखना काश्यप के सार भी एक्स्ट्रा हैं, 9 सार हो जाते हैं। काश्यप की मानसिक प्रकृति भी एक्स्ट्रा है, मानसिक प्रकृति 16 की जगह इनकी 18 हो जाती है, तो सत्व में एक बढ़ा दी और रज वाले में एक प्रकृति बढ़ा दी इन्होंने। नेक्स्ट एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर कि आप जो रसों का सेवन करते हो वो अपनी प्रकृति के विपरीत करना चाहिए, जो आपकी प्रकृति है, जानते हो आप ये बात। प्लस श्लोक देख लोगे, श्लोक नंबर 40 नंबर श्लोक, फर्स्ट हाफ लिखा हुआ है तेषाम अन आतुरा पूर्वे वातलाद्या सदा आतुरा, कि वातल आदि जो प्रकृति हैं इनको सदा आतुर बोला गया। देखो वातज पित्तज और कफज प्रकृति के जो लोग होंगे इनको बार बार रोग होते रहेंगे, कारण क्या है, मान लो मैं वातज प्रकृति का हूँ और मैं वातिक आहार विहार खा रहा हूँ तो मुझे रोग होने की संभावना है बार बार। ऑलरेडी वात इतना बढ़ा हुआ है कि उसको थोड़े से कैरेक्टर्स चाहिए बढ़ने के लिए या बीमारी दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो इसी चीज़ के लिखा हुआ है वातला आद्या, तो आद्या का मतलब वातिक पैतिक और कफज तीनों समझोगे आप यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, सदा आतुर बताए गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ा है चरक सिद्धि 11 में 4 सदा आतुर बताए गए हैं, प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन पूछा था आपसे मैंने, तो वहाँ पर 4 सदा आतुर बताए गए हैं। कौन कौन से 4 सदा आतुर हैं वहाँ पर? एक है राजसेवक, दूसरा है श्रोत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है सहपाणी भी, यानी कि विक्रेता, सामान बेचने वाले। तो ये 4 लोग भी सदा आतुर बोले गए। क्यों बोले गए? क्योंकि ये अपने वेगों को धारण करते हैं और जो भी वेग को धारण करेगा उसको रोग होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। विमर्श में कि श्लोक लिखा है सुश्रुत का, सुश्रुत शारीर 4 का श्लोक है, मैं श्लोक पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कटा प्रकृति जार्यते तेन, मतलब शुक्र और शोणित के संयोग के समय जो भी दोष बढ़ा हुआ होता है हमारी प्रकृति उसी के अनुसार बन जाती है, हमारी प्रकृति उसी के अनुसार बनती है। तो याद रखेंगे
यहाँ एक शब्द आया है उत्कटः, यो भवेत् दोष उत्कटः। तो उत्कट का मतलब होता है बढ़ा हुआ होना, मतलब जो दोष बढ़ा हुआ है उसी के अनुसार हमारी प्रकृति बन जाएगी, वातिक, पैत्तिक या कफज। फिर इसके लिए भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इन्होंने बताया है कि आप ये नहीं सोचोगे कि वातल प्रकृति बन गई तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगी। क्यों? यहाँ पर एक कीट का एग्जाम्पल लेते हैं ये कि विष जातो यथा कीटो यथा विषेण विपद्यते, ऐसा करके एक श्लोक है। मतलब कि विष से उत्पन्न होने वाला कीट जो है, अगर वो विष के अंदर रहता है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो उसकी प्रकृति के अनुरूप है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं वातिक प्रकृति बन गया तो वो मेरे लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है, मतलब मुझे रोग होने लगेंगे वात वाले ईजिली, है ना। होते तो हैं बाद में सेवन करने से और चीज़ें, लेकिन ये जो बढ़ा हुआ दोष है वात, ये अपनी वजह से कोई रोग नहीं करेगा। जो यहाँ लिखा हुआ है यो भवेत् दोष उत्कटा, ये सिर्फ प्रकृति निर्धारण करने का काम करेगा मेरा। आगे देखेंगे तो मलों की वृद्धि का और क्षय का लक्षण दिया हुआ है कि मल अगर बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है मल के स्थानों पर गुरुता दिखाई देती है, मल कम हो जाए तो वहाँ पर लघुता दिखाई देती है। तो कुछ याद करने जैसा नहीं है। श्रोतदुष्टि 4 तरह की होती है, आप जानते हो, अति प्रवृत्ति, संग, ग्रंथि और विमार्गमन। बस ये याद रखना, श्रोतदुष्टि 4 तरह की। ये अलग के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इनको ऐसे ही याद रखोगे। आगे चलेंगे, एक श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 46, इसका भी रेफरेंस चाहो तो याद कर लेना कि माधवे प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हार्ये दोष संचय। यहाँ मतलब क्या है, जो आपको मैंने दोष पढ़ाए होंगे कि उनका कब कब हम लोग निर्हरण कराते हैं शरीर से, तो उन्हीं के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख सकते हो या फिर यहाँ देख सकते हो, अगर देख सकते हो तो देखो टेबल बनी हुई है, ठीक है। चलो शायद क्लियर नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ऐसा करोगे, एक तरफ लिख लोगे वात, उसके नीचे लिखो पित्त, उसके नीचे लिखो कफ। वात, पित्त, कफ, इनके सामने लिख लोगे नभ, वात के सामने लिख लो नभ, उसके नीचे पित्त के सामने लिखो सह, और लास्ट में कफ के सामने लिखो मधु। तो नभ, सह, मधु, ठीक है। तो वात का नभ में, पित्त का सह में और कफ का मधु में, ठीक है। ऋतुओं के नाम लिखे हुए हैं, कब इनको निकाल देना चाहिए, इनका शमन करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह सामने एक और ऋतु लिख लोगे, लिखो श्रावण, अघन और चैत्र। इसी तरह क्रम से लिख लोगे वात, पित्त, कफ के आगे श्रावण, अघन और चैत्र। और यहाँ पर आप लिख सकते हो SAC, स्टेट आयुर्वेद कॉलेज। हमारे कॉलेज का नाम था लखनऊ का स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, SAC। तो मेरी मातृ संस्था है, कहने का मतलब लखनऊ कॉलेज, ठीक है। तो स्टेट आयुर्वेद कॉलेज SAC, तो श्रावण, अघन और चैत्र लिख सकते हो आप। नेक्स्ट लिख लो वाग्भट के अनुसार। तो वाग्भट ने क्या किया, ये जो SAC आपको याद कराया स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, आप इसकी जगह लिख सकते हो SKC। SKC, के का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कार्तिक, तो उन्होंने अघन की जगह कार्तिक कर दिया है, ठीक है। तो अगर याद नहीं हो पाए तो इसको ऐसे याद कर लेना कि SAC का मतलब है यहाँ पर A का मतलब अघन और SKC में K का मतलब कार्तिक। तो मैं ऐसे याद रखता था कि आग लगे कार्तिक को, ठीक है, आग लग जाए कार्तिक को, तो आग यानी अघन, कार्तिक को यानी कार्तिक। तो वाग्भट ने वहाँ कार्तिक कर दिया। तो ध्यान रखना, दोषों के संशमन की जो ऋतुएं हैं या उनको शमन करने की जो ऋतुएं हैं वो हैं क्रमशः वात, पित्त, कफ में नभ, सह, मधु, दूसरा SAC और तीसरा डिवीजन है SKC वाग्भट का। तो तीनों बिल्कुल याद रखोगे। तो ये जो श्लोक आप देख पा रहे हो, माधवे प्रथमे मासी, माधव के प्रथम मास में, तो माधव के पहले कौन सा महीना आता है, मधु। तो ये कफ के बारे में बात की हुई है, ठीक है। कफ दोष कब निकालना है, मधु में। फिर देखोगे आगे श्लोक क्या कहता है, आगे श्लोक में लिखा हुआ है नभस्य प्रथमे पुनः। तो नभस्य, नभ, नभस्य हमने पढ़ा है, तो नभस्य के पहले कौन सा महीना आता है, नभ। तो ये लिखा हुआ है इन्होंने वात के लिए। फिर देखोगे आप सहस्य प्रथमे चैव हार्ये दोष संचयम, सहस्य के प्रथम मास में, तो सहस्य के पहले क्या आता है, सहस्य, तो वो लिखा हुआ है पित्त दोष के लिए, ठीक है ना। तो श्लोक वही है, बस घुमा के बात कह दी। मान लो मैं सीधा लिखूं, अगर मुझे कहना है 2 नंबर, तो मैं 2 के बदले आपको कह दूं कि 3 से पहले वाली संख्या। इस तरह से श्लोक थोड़ा सा घुमा के लिखा है इन्होंने। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो हमारा डेमो शाम 8 बजे आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बार बार आपसे बताया है, शाम को 8 बजे हम छोटा सा एक डेमो लेते हैं डेली। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप वहाँ पर आओगे, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप नहीं ज्वाइन करोगे। शाम को 8 बजे करेक्ट मैं डेमो स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप आकर वहाँ बन जाओगे। 5 मिनट वेट कर लोगे, अगर मैं वहाँ पर 5 मिनट में आ ही जाऊँगा, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो वहीं के वहीं सॉल्व कर दूँगा। अगर आप में से कोई नहीं आता है उस टाइम में, तब फिर मैं सेशन को वहीं क्लोज कर देता हूँ डेली। तो ये ध्यान रखना है, कोई क्वेरी हो तो आप आएंगे वहाँ पर, अदरवाइज़ आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ये सेशन आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पीछे की श्लोक पढ़ाया था हेमंतिकम दोष चयम वाला, वो भी ध्यान रखना है यहीं पर। वो चरक शारीर 2 का श्लोक है, वो भी कुछ इसी तरह का श्लोक है, और कुछ इस चैप्टर के अंदर है नहीं।
लास्ट में एक चीज़ है कि आप तो उपदेश का आपको ज्ञान है अगर ठीक से, प्लस प्रतिपत्ति का ज्ञान है, तो आप रोगों के उत्पन्न नहीं होने का कारण बनोगे और रोगों के शीघ्र ठीक होने का भी कारण बनोगे। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 7। तो बिल्कुल इसको याद कर लोगे। कुछ चीज़ें आपको मैंने पिछले पार्ट में कवर कराई हैं तो उनको वहाँ से कवर कर लोगे, इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, और बाकी ज़रूरी चीज़ें यहाँ कवर कराई हैं। और ये चीज़ बार बार ध्यान रखोगे, ये हम रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसीलिए नहीं कर रहे कि छोटा सा बैच है, ये 45 से 50 दिन में मुझे कवर करना है सब कुछ, और यहाँ पर मैं वो कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो ज़रूरी होगी। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप खुद से अपने आप डिसाइड करोगे, आपका क्या पार्ट वीक है तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करते रहना है, वो आपके लेवल का काम है, तो उसको मेरे लिए नहीं छोड़ोगे, आपको खुद से करना है अपने लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।